गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, जहां आपको लगातार अपनी कक्षा से संबंधित साइंस और मैथमेटिक्स की वीडियोस मिलती रहेगी। इसी कड़ी में हम 10वीं कक्षा का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का लगभग आधा भाग पूरा कर चुके हैं। अभी तक हमने अभिक्रिया के लक्षण क्या होते हैं, किसी रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है, जो इक्वेशन होती है केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण, उसको संतुलित कैसे किया जाता है, यहाँ तक की जानकारियाँ हासिल कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। कुछ 4 या 5 प्रकार आपको आज की वीडियो में करवाए जाएंगे, इसके बाद के भाग अगली वीडियो में दिए जाएंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार यानी मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रिया को कितने भागों में बांटा जाता है, शुरू करते हैं। इसको देखिए, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन डिफरेंट फैक्टर्स, यानी विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए केमिकल रिएक्शंस आर ग्रुप्ड इनटू मल्टीपल कैटेगरीज। रासायनिक अभिक्रियाओं को कई श्रेणियों में बांटा जाता है। विभिन्न कारक कौन से होंगे? हम अभिकारकों की श्रेणी के आधार पर अभिक्रिया को अलग भाग में रख सकते हैं। किसी अभिक्रिया को संपन्न करवाने के लिए गैस की आवश्यकता होती है नहीं होती, या किसी अभिक्रिया के संपन्न होने के बाद गैस उत्पन्न होती है नहीं होती, इन कारकों को ध्यान में रखते हुए हम रासायनिक अभिक्रिया के कुछ प्रकार पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला भाग इसका है कॉम्बिनेशन, संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड इज डीकॉम्पोजिशन, वियोजन अभिक्रिया। थर्ड वन सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एकल विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें द्वि विस्थापन हो। रेडॉक्स रिएक्शन, इसको उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। एंडोथर्मिक उष्माशोषी, एक्सोथर्मिक उष्माक्षेपी, एंड प्रेसिपिटेशन और विक्षेपण। ये कुछ अभिक्रियाएं, अवक्षेपण कह सकते हैं, ये कुछ अभिक्रिया हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। अवक्षेपण अभिक्रिया होगी ये। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। हम प्रत्येक अभिक्रिया की परिभाषा और उसके उदाहरणों पर जरूर विचार करेंगे। देखिए, सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। इन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 elements or 1 element and compound or 2 compound combine to give 1 single product। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 तत्व जुड़ जाए, या एक तत्व और एक यौगिक हो जाए, या दोनों ही यौगिक हो, यानी जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक मिल करके एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि जब कोयले को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। C+O2 CO2, इस समीकरण को हम लिखते हैं। तो C+O2, अभिकारक 2 है हमारे पास, लेकिन जो उत्पाद बनेगा CO2, जो प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें अकेला एक ही मॉलिक्यूल है CO2। तो ये होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक जुड़ करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। देखिए, H2+CO2, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को मिलाया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। 2CO+O2, 2CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड में जब ऑक्सीजन गैस मिलाई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। NH3+HCl, NH3 अमोनिया प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब दोनों को मिलाते हैं तो हमें एक सिंगल प्रोडक्ट NH4Cl अमोनियम क्लोराइड मिलता है, अकेला उत्पाद मिलता है अमोनियम क्लोराइड। तो ये कुछ उदाहरण हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थ मिल करके एक अकेला उत्पाद बनाएं तो उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, दूसरा पार्ट डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया।
संयोजन अभिक्रिया का जस्ट उल्टा है। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से ज़्यादा पदार्थ मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, लेकिन वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूट करके दो या दो से ज़्यादा पदार्थ बना देता है। ए सिंगल रिएक्टेंट डीकम्पोजेज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू गिव टू और मोर प्रोडक्ट्स। एक एकल अभिकारक दो या दो से ज़्यादा भागों में टूट जाता है। उसको टूटने के लिए या तो ऊष्मा की आवश्यकता होती है, या प्रकाश की आवश्यकता होती है, या इलेक्ट्रिसिटी विद्युत की आवश्यकता होती है। इन तीनों में से किसी एक के प्रयोग से एक अकेला पदार्थ यौगिक दो या दो से ज़्यादा पदार्थों में टूट जाता है। ये होती है वियोजन अभिक्रिया। तो इसके तीन प्रकार होंगे वियोजन के। पहला वो जिसमें ऊष्मा का प्रयोग करके पदार्थ को तोड़ा जाए, दूसरा जिसमें प्रकाश का प्रयोग करके, तीसरा जिसमें विद्युत का प्रयोग करके। देखिए पहला भाग थर्मोलिटिक। थर्मो का मतलब होता है हीट, ऊष्मा। डीकम्पोजिशन रिएक्शन विच रिक्वायर हीट। जिस वियोजन अभिक्रिया में हीट की आवश्यकता, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। थर्मोलिटिक डीकम्पोजिशन या थर्मोलिसिस बोलते हैं। देखिए उदाहरण, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो चीज़ें हमें मिलती है। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। सेकंड देखिए फोटोलिटिक रिएक्शन। फोटो का मतलब होता है लाइट, प्रकाश। द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट फॉर डीकम्पोजिशन। यानी ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें अपघटन के लिए, टूटने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? लाइट की, प्रकाश की आवश्यकता हो, वह प्रकाश या अपघटन होता है। फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन होता है या फोटोलिसिस बोल देते हैं। उदाहरण के लिए 2AgBr जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है। सिल्वर ब्रोमाइड की फिल्म को, जो उसकी पत्ती होती है, उसको जब सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो सिल्वर और ब्रोमीन ये दोनों अलग अलग टूट जाते हैं, अलग अलग निकल जाते हैं। और यही वो अभिक्रिया है जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में प्रयोग होती थी। आज से कुछ वर्ष पहले जो फ़ोटोज़ खींची जाती थी, ली जाती थी कैमरे के माध्यम से, वो सिर्फ वाइट और ब्लैक दो ही रंगों में मौजूद होती थी, दो ही रंगों का मिक्सचर होता था वो। तो उस फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो होती थी, उसमें इस रिएक्शन का यूज होता था। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन सी रिएक्शन यूज होती थी, तो 2AgBr को सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर और ब्रोमीन में तोड़ लिया जाता था। यह रिएक्शन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होती थी। तीसरा पार्ट देखिए इसका, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। जहाँ पदार्थ को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, बिजली की आवश्यकता होती है। उदाहरण इसमें 2H2O। वाटर को जब इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा देते हैं तो 2H2 हाइड्रोजन गैस निकल जाती है और O2 ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। तो यह वह डीकम्पोजिशन होता है जिसमें पदार्थ को डीकम्पोज करने के लिए, वियोजित करने के लिए, तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। तो तीन प्रकार के डीकम्पोजिशन आपने पढ़े। थर्मोलिटिक जहाँ ऊष्मा की आवश्यकता हो, हीट की आवश्यकता हो। फोटोलिटिक जहाँ प्रकाश की उपस्थिति हो। इलेक्ट्रोलिटिक जहाँ विद्युत की आवश्यकता हो। ये तीन सब सेक्शन हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के। इसके बाद आता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एकल विस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन का मतलब क्या होता है। यहाँ अभी तक हमने जो एलिमेंट्स पढ़े हैं, तत्व पढ़े हैं, हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, आयरन, इस तरह के कुछ तत्व हमारी जानकारी में अभी तक आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि हर एक तत्व की अपनी अपनी क्रियाशीलता होती है। कोई तत्व ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कोई कम रिएक्टिव होता है। और पोटेशियम जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। उसके बाद उनको घटते हुए क्रम में लिखा जाता है, जिसे रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं, आपके तीसरे चैप्टर में आएगा।
कौन सा पदार्थ सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, अभिक्रियाशील है, फिर उससे कम कौन सा होता है और सबसे कम कौन सा होता है। इस तरह की जानकारी आपको रिएक्टिविटी सीरीज सक्रियता श्रेणी में मिलेगी। तो उस श्रेणी में जो पदार्थ ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है वो कम अभिक्रियाशील को उसके यौगिक से हटा देता है। देखिए, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन। उदाहरण देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। Zn प्लस CuSO4। देखिए, Zn जिंक है, Cu कॉपर है और SO4 सल्फेट है। और जो SO4 है सल्फेट है वो यहाँ सबसे अट्रैक्टिव है, यानी अगर साधारण भाषा में कहूँ तो वो यहाँ मिठाई का काम करता है। अब देखिए, Zn जिंक, Cu कॉपर और कॉपर के पास मिठाई है, लेकिन जिंक जो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। इसका मतलब कि जिंक कॉपर से मजबूत है अभिक्रिया करने के मामले में। अब जिंक मजबूत है, कॉपर के पास मिठाई है, तो जिंक उससे मिठाई तो छीन ही लेगा, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है, कम अभिक्रियाशील है, और जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो जिंक उससे वो चीज़ ले लेगा जिसकी उसको इच्छा होगी। तो यहाँ देखिए, जिंक जो वो सल्फेट के साथ आ जाएगा, ZnSO4 प्लस कॉपर, और कॉपर बेचारा अकेला रह जाएगा मुंह लटकाता हुआ। इसी तरह दूसरे में देखिए, कॉपर और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है। अब सिल्वर कॉपर से भी गया गुजरा है, कॉपर से भी कम रिएक्टिव है, तो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को उठा देगा यहाँ से, और NO3 जो मिठाई के रूप में यहाँ पर कंपाउंड है या सॉल्यूशन है उसको अपने साथ ले लेगा, और Ag देखता हुआ रह जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ज़्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक या विलयन से हटा देता है, वो एकल विस्थापन अभिक्रिया होती है। अब देखिए चौथी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स टेक्स प्लेस टू गिव न्यू प्रोडक्ट्स। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों के परस्पर आदान प्रदान से उत्पाद का निर्माण होता है। ये देखिए, Al2SO4 ये है एल्यूमिनियम सल्फेट, प्लस CaOH ट्वाइस ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दो एलिमेंट है, एक तो एल्यूमिनियम और एक कैल्शियम, और दो ही सॉल्यूशन है, एक सल्फेट एक हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ दोनों एक दूसरे से छीनने की बजाय एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेंगे। हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम के साथ चला जाएगा, सल्फेट कैल्शियम के साथ आ जाएगा, तो यहाँ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम सल्फेट का निर्माण हो जाएगा। यानी आयनों के बीच परस्पर आदान प्रदान से उत्पाद बनेगा यहाँ, न कि एक एलिमेंट जो दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा। तो चार प्रकार की अभिक्रिया आज हमने पढ़ी है। कॉम्बिनेशन संयोजन अभिक्रिया, जिसमें दो या दो से ज़्यादा पदार्थ जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। डीकम्पोजिशन, जिसमें हीट के, लाइट के या इलेक्ट्रिसिटी के यूज से एक पदार्थ दो या दो से ज़्यादा भागों में टूट जाता है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट, जहाँ अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पर दो तत्व अपने आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं और नए उत्पाद बना देते हैं। तो ये चारों प्रकार की अभिक्रियाएं आपने, और जो डीकम्पोजिशन के 3 सब सेक्शन आपको लिखवाए थे वो आपने अपनी कॉपी पर अच्छी तरह से याद करने के बाद लिखने हैं। अच्छी तरह आपको पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर उसको नोट करना है अपनी कॉपी पर। धन्यवाद।